पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। वाह! नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। गुजरात की ऐतिहासिक जीत से उत्साहित होकर बीजेपी ने अगले लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। वैसे तो अगले साल 9 राज्यों और जम्मू कश्मीर यूटी के चुनाव भी होने हैं, लेकिन बीजेपी इनके साथ साथ लोकसभा चुनाव की तैयारियों में भी जुट गई है। बीजेपी अब तक उन 144 लोकसभा सीटों पर काम कर रही थी जो उसने 2019 में नहीं जीती, लेकिन अब बिहार और महाराष्ट्र के नए राजनीतिक समीकरणों के बाद इनमें 16 सीटें और जोड़ दी गई हैं। जहां एक और इन्हें लेकर विस्तारकों की बैठकें की जा रही है, वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर केंद्रीय मंत्री भी इन सीटों पर बीजेपी का माहौल बनाने में जुटे हैं। और ये 160 कमजोर लोकसभा सीटें हैं जिन पर बीजेपी 2024 के चुनाव के लिए फोकस करने जा रही है। 160 सीटों को चिन्हित किया गया है जहां पर कि बीजेपी या तो हारी या फिर कम मार्जिन से जीती है। और पहले आपको बता दें कि ये 144 सीटों पर ही फोकस करने का फैसला किया था, लेकिन जिस तरह से बिहार में महागठबंधन बना है, बीजेपी का रिश्ता टूटा है, महाराष्ट्र के बदले हालात हैं, इसके बाद 16 सीटें इसमें और जोड़ दी गई हैं। यानी अब इस तरह से 160 सीटें हो गई हैं बीजेपी के मिशन 2024 के लिए। इनमें से 100 सीटों पर समीक्षा हो चुकी है। 21 दिसंबर को पटना में एक बैठक हुई थी। इन्हें विस्तारक नाम दिया गया है जो संगठन के लिए काम कर रहे हैं। इन तमाम लोगों की बैठक 21 तारीख को पटना में हो चुकी है जो सीटवार रणनीति को अंतिम रूप दे रहे हैं। वहीं नीतीश कुमार से रिश्ता टूटने के बाद अब बिहार की कई सीटों पर बीजेपी नई रणनीति बना रही, क्योंकि यहां पर अभी तक वो जेडीयू के साथ गठबंधन में लड़ती थी और इन सीटों को उसने पिछले चुनाव में जीता था। लेकिन अब महागठबंधन बनने के बाद क्या रणनीति होनी चाहिए, इस पर चर्चा हो रही है। और 60 सीटें जो बची थी उनके लिए आज हैदराबाद में इस समय बैठक चल रही है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में 24, महाराष्ट्र में 11, बिहार में 10, यूपी में 10, असम और तेलंगाना में 5-5 और पंजाब की 3 सीटों पर बीजेपी की खास तौर से नजरें हैं। और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की बात करें तो वो आज ओडिशा में हैं और वहां पर उन्होंने 2 सीटें जो बीजेपी ने 2019 में हारी थी, पुरी और कंधमाल, वहां पर जनसभा की है। तो एक तरह से बीजेपी उसी रणनीति को आगे बढ़ा रही है। और इसी रणनीति के तहत कल तमिलनाडु के कोयम्बटूर में भी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा थे और वहां भी उन्होंने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया था। और ये आपको बता दें कि मंत्रियों को इन 160 सीटों की जिम्मेदारी दी गई है। हर मंत्री के जिम्मे 3 से 5 सीटें हैं। उन्हें कहा गया है कि वे हर महीने इन सीटों पर यात्रा करें और वहां पर लोगों से संपर्क करें, सरकार के कामकाज के बारे में बताएं। पीएम मोदी भी आखिरी चरण में इन सीटों पर फोकस करने वाले हैं। 40 से 45 सीटों का एक क्लस्टर बनाया जाएगा और वहां पर पीएम मोदी कार्यकर्ताओं से, जनता से संवाद करेंगे और इन कमजोर सीटों को जीतने का मंत्र बीजेपी कार्यकर्ताओं को देंगे। तो 2019 के चुनाव में बीजेपी उड़ीसा की पूरी सीट हार गई थी और आज जेपी नड्डा ने पुरी के लिए हो रहे विकास के कामों को गिनाते हुए लोगों से वहां पर कमल खिलाने की अपील की है। आइए सुन लेते हैं। बताइए, जगन्नाथ स्टेडियम 7 करोड़ की लागत से बन रहा है कि नहीं बन रहा है? आप बताइए, यहां पर जगन्नाथ मेडिकल कॉलेज 200 करोड़ की लागत से बन करके तैयार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? उसी तरीके से रेलवे स्टेशन की दृष्टि से पुरी रेलवे स्टेशन 364 करोड़ रुपए की लागत से इसका भी शिलान्यास होकर के काम शुरू हो रहा है। पुरी का कोस्टल हाईवे, इस पर 8000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। आप बताइए, इतना काम मोदी जी आपके लिए करें, आपकी ये जिम्मेवारी बनती है कि नहीं कि आप अपने दृष्टि से कमल का बटन दबा करके पुरी में भी कमल खिलाइए? इस बात को भी हमको पूरा करना होगा, ये आपको समझना चाहिए। तो इसी रणनीति पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी जी जुड़ गई हैं। नीरजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। आप किस तरह से देखती हैं कि एक चुनाव खत्म हुआ, दूसरे की तैयारियां साथ साथ चल रही हैं और 10 चुनाव अगले साल होने, उनको भी उनकी बात तो हो ही रही है, उसके साथ साथ 2024 की बात भी हो रही है और वो सीटें जो बीजेपी हार गई उन पर काम किया जा रहा है। देखिए, ये सीटें हैं 144, जैसे कि आपने अभी कहा, वो कुछ 6-7 महीने से बीजेपी इन पे काम कर रही है, आज नहीं शुरुआत की। और जो आप कह रहे थे केंद्रीय मंत्रियों को 3-3, 3-5 इस तरह से
सीटें एलोकेट की, वहां वो गए, वहां पता किया कि क्या खामियां रही पिछली बार, क्या इस टाइम काम करेगा, क्या चीजें दुरुस्त करनी है। और फिर उनकी मीटिंग अमित शाह से हुई, जेपी नड्डा से हुई। तो जहां पार्टी चुनाव हारी थी, नंबर 2 पोजीशन में थी, नंबर 3 पोजीशन में थी, वहां खास करके ध्यान दिया जा रहा है और किस तरह से वो उन सीटों को जीता जाए। क्योंकि ये भी एक एहसास है कि नॉर्थ इंडिया की सीटें जो थी, जहां की तकरीबन सैचुरेशन पॉइंट हो गया था, सब सीटें जीती थी भाजपा लगभग, तो वहां एंटी इनकम्बेंसी तो काम करेगी। कुछ सीटें वो हारेंगे चाहे जितना भी एफर्ट कर लें, तो उसकी भरपाई कैसे होगी वो एक रणनीति का हिस्सा है। और ये तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, भाजपा के लिए हर इलेक्शन जीतना लोकल से लेके नेशनल कितना जरूरी है, और उस चीज में वो सब कुछ झोंक देते हैं। तो आज हम देख रहे हैं जो नड्डा जी पुरी में जिस तरह से, जिस आक्रामक रवैये से वो बोल रहे थे, जिस पैशन से वो बोल रहे थे कि अब उड़ीसा पे भी उनकी नजर गड़ी हुई है। उड़ीसा को उन्होंने वैसे इतना तूल नहीं दिया था, नवीन पटनायक से एक अंडरस्टैंडिंग थी टैसिट कि वो हमारी हेल्प करेंगे, नेशनल हम स्टेट को वहां छोड़ देंगे। शायद वो रणनीति भी बदल रही है अब उड़ीसा के प्रति। हमारे साथ जावेद अंसारी भी जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी स्वागत है जावेद जी। जो हम चर्चा कर रहे हैं उसमें बिहार और महाराष्ट्र में जिस तरह से परिस्थितियां बदली हैं, उन्हें लेकर के बीजेपी अब नई बिसात बिछा रही है, क्योंकि बीजेपी को लगता है कि उद्धव ठाकरे शहरों की सीटों को कांग्रेस को दे देंगे कि ठीक है आप सीधे बीजेपी से मुकाबला कीजिए, जीती हम आपको समर्थन देंगे, लेकिन जो स्थानीय निकाय के हैं या विधानसभा इसके चुनाव आप हमारे लिए छोड़ दीजिए। ऐसे बिहार में जो सीटें बीजेपी ने पिछली बार 40 में से 39 जीत ली थी नीतीश कुमार के साथ, अब वहां नए समीकरण बन जाएंगे महागठबंधन के कारण। बिल्कुल सही बात है, बिहार में नए समीकरण, स्पेशली लालू और राजद और जेडीयू अब जब साथ मिलकर लड़ेंगे, कांग्रेस लेफ्ट पार्टीज, बात वहां सब हैं एक साथ, बीजेपी अलग है, तो वहां परिस्थिति डिफरेंट होगी पिछले बार से। और उस चीज को मद्देनजर रखते हुए बीजेपी ने ये रणनीति तय की है कि और जो सीटें हैं, जो 160 सीटें थी जिन पे वो या तो हार गए थे या बहुत कम उससे हार गए थे, इस पे वो कोशिश करेंगे। यही फर्क है बीजेपी और पार्टियों में, स्पेशली कांग्रेस में। जिस दिन ये लोग गुजरात में प्रचंड बहुमत से वापस आए, तो ये अगर ये 2-4 दिन या हफ्ते भर आराम करते या कोई एक्टिविटी नहीं करते तो किसी को कोई शिकायत नहीं हो सकती थी। लेकिन उसी दिन, उसके दूसरे दिन ये मीटिंग बुला ली और ये तय करने के लिए कि क्या रणनीति होगी भाई, अभी जो कर्नाटका और जो स्टेट्स में इलेक्शन होने वाले हैं। तो ऐसे ही ये अभी तो कांग्रेस पार्टी तो पदयात्रा में लगी है, और पार्टियों का कि क्या तैयारी है लोग 2024 के लोकसभा चुनाव को लेके ये नहीं नजर आ रहा है या देखने को मिल रहा है। लेकिन बीजेपी बिल्कुल हाथ पैर से जुड़ गई है इलेक्शन में, उन सीटों में जिसमें वो कमजोर थे या हारे थे उसमें। यही सवाल नीरजा जी आपसे कि कोशिश करना एक बात है, लेकिन परिणाम आना दूसरी बात होती है। ये बात जरूर है कि बीजेपी मेहनत कर रही है, लेकिन ऐसे राज्य जहां पर कि बीजेपी कमजोर है, केरल है, तमिलनाडु है, यहां पर चाहे कितनी मेहनत वो करे लेकिन फिर भी परिणाम से तो काफी दूर रहेंगे। हाँ बिल्कुल, और ये भी तय नहीं है। देखिए कई स्टेट्स हैं जो साउथ की स्टेट हैं, ईस्ट की स्टेट्स हैं, वहाँ रीजनल सैट्रप्स जो है ना वो स्ट्रांग है, वहां फिर वो टक्कर देते हैं। लेकिन जहां अब सवाल होगा कि अगले साल कर्नाटक से शुरुआत होगी गर्मियों में, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चुनाव है, क्योंकि बीजेपी वहां कमजोर पड़ रही है, उसके खिलाफ एक माहौल बन रहा है। अब कांग्रेस उसका फायदा कैसे उठाती है, कैसे उस स्थिति को भुनाती है, लास्ट लैप में हार तो नहीं जाती है, ये सब चीजें देखने लायक होंगी। क्योंकि बीजेपी तो जैसे वो पुल आउट ऑल स्टॉप्स करेगी ही करेगी, लेकिन वहां बहुत अच्छा चांस है कांग्रेस का जीतने का। तो उससे मोराल भी बढ़ेगा, एक टेम्पो भी होगा देश में। उसके बाद तेलंगाना आएगा जहाँ की केसीआर काफी स्ट्रांग, हालांकि उनपे भी एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन जो फासला बीजेपी को तय करना होगा 3 सीटों से, और केसीआर की तो 100 से ज्यादा सीटें हैं, जितना भी गिरेंगे लोग मान रहे हैं कि केसीआर निकाल लेंगे। उसके बाद आएगा मेन स्टेट्स जो हैं सर्दियों के अगले साल, वो है राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। अब वहां कांग्रेस कैसे लड़ेगी
वो बहुत जरूरी चीज होगी, अहमियत रखती है, क्योंकि वो फिर एक मोमेंटम सेट करेगा 2024 के लिए। तो ठीक है जी, माफी चाहता हूँ, समय की थोड़ी कमी है। जावेद जी, जाते जाते आपसे, जो तैयारी कांग्रेस की दिख रही है, आप कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा पर उनका पूरा फोकस है, लेकिन आज ही मैं सुबह खड़गे जी का जो भाषण था वो सुन रहा था, कह रहे हैं कि संजीवनी मिली है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को इस यात्रा से। तो आपको लगता है कि ये यात्रा समाप्त होने के बाद कांग्रेस का रिवाइवल संभव है? देखिए, मुझे इस पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। क्या ये संजीवनी है? क्या ये जो भारत जोड़ो यात्रा है ये वो सिल्वर बुलेट है जिससे सारे दर्द, सारी मुश्किलें, सारी बीमारियां कांग्रेस की दूर हो जाएगी? ये ऐसा मुझे नहीं लगता। हाँ, ये जरूर है कि भारत जोड़ो यात्रा से बड़ी ऊर्जा मिली है, बहुत एक मोमेंटम, जो इस पर खास तौर के वर्कर जो है, कांग्रेस मरी बैठी हुई थी, कांग्रेस में फिर से जान आ गई है। लेकिन 50 सीट से जिस पार्टी की आई हो पिछले लोकसभा इलेक्शन में, वो सडनली इतनी सीटें आ जाएंगी कि वो सरकार बनाने की पोजीशन में हो जाएंगे, ये बड़ा मुश्किल है। लेकिन जावेद जी, ये कहा जाता है कि कांग्रेस के लिए तो 150 सीटों का आंकड़ा भी 270 का आंकड़ा है। हाँ, ये बात सही है। 126 2004 में 140 कुछ सीटें आई थी, उसके बावजूद भी सरकार बनाए, तो मिलजुल के बनेगी सरकार। कांग्रेस के लिए अभी तो ये है कि ये 100 से ज्यादा अगर सीटें आ गई कांग्रेस की, तो इसको बहुत बड़ा कांग्रेस को अचीवमेंट मानना चाहिए जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जावेद जी और नीरजा जी इस चर्चा के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हॉट टॉपिक में वक्त एक ब्रेक का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के दौरे पर जाएंगे। पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद से पीएम मोदी का यह पहला कोलकाता का दौरा होगा। सुबह 11:15 बजे हावड़ा स्टेशन पर वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर पीएम मोदी रवाना करने जा रहे हैं। वहीं पर मेट्रो प्रोजेक्ट का उद्घाटन भी करेंगे। इसके अलावा विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने का कार्यक्रम भी है। दोपहर 12 बजे आईएनएस नेताजी सुभाष पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया जाएगा। 12:10 पर प्रदर्शनी स्थल का दौरा होगा और दोपहर करीब 12:30 बजे से आईएनएस नेताजी सुभाष पर ही गंगा परिषद की दूसरी बैठक होने जा रही है। और आपको बताएं कि पीएम मोदी के कुछ ही घंटे के पश्चिम बंगाल दौरे के सभी कार्यक्रम सरकारी हैं। कोई भी राजनीतिक कार्यक्रम या फिर जनसभा का आयोजन इस दौरान नहीं किया जा रहा है। और यह भी बता दें कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री गंगा परिषद की बैठक में हिस्सा लेंगी। यानी ये 2 साल बाद ऐसा होगा जब ममता बनर्जी राज्य में किसी कार्यक्रम में पीएम मोदी के साथ नजर आएंगी। इससे पहले जनवरी 2021 में विक्टोरिया मेमोरियल पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 150वीं जयंती के कार्यक्रम में दोनों ही एक साथ आए थे। और 2 हफ्ते पहले गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल का दौरा किया था। वहां पर वो पार्टी नेताओं से भी मिले थे। पश्चिम बंगाल में बीजेपी कई चुनौतियों का सामना कर रही है और अगले साल वहां पर पंचायत के चुनाव भी होने जा रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ता इसी में जुटे हैं और अमित शाह ने उनका मार्गदर्शन इस बैठक के जरिए किया था। हालांकि पीएम के इस कार्यक्रम में कोई भी राजनीतिक कार्यक्रम नहीं रखा गया है, लेकिन फिर भी बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि उनके आने से उनका हौसला पश्चिम बंगाल में बुलंद होगा। तो हॉट टॉपिक में इतना ही। नमस्कार।